हेलो 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 प्यारे बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राधा राधा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को स्टार्ट कर चुके होंगे। प्यारे बच्चों, मेरा नाम है शिव शुक्ला सर और ये मेरी आज ऐप पर पहली क्लास है। इससे पहले हम लोग वाईटी पर मिले थे, दैट इज यूट्यूब पर। कहाँ मिले थे प्यारे बच्चों? यूट्यूब पर। वहां पर हमने अपनी पहली क्लास ली थी। तो बहुत सारे बच्चे आज ऐप पर ऐसे बच्चे होंगे जो मुझसे पहले पढ़ चुके होंगे, खासकर अवधियंस जो अवध के बच्चे होंगे, उन लोगों ने पूरे साल भर सर का साथ दिया और सर ने भी उन बच्चों का साथ दिया। तो सभी बच्चों का एक बार जोरदार मोस्ट वेलकम है इस न्यू सेशन में, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों का। तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स पर बता दीजिए कि मेरी वॉइस आपको सुनाई दे रही है और ये जो पीछे वाली फोटो है बेहतरीन स्मार्ट व्यक्ति की, वो फोटो आपको दिखाई दे रही है या नहीं। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्ते नमस्ते नमस्कार है। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग सूरज, गुड इवनिंग अंजलि, प्रियंका, राज, कृष्णा, कहकशा, आदित्य, दिव्यांशी, सत्यम, वैष्णवी हैं, चंद्रेश हैं, चंद्रभान हैं, ज्योति, सागर, आयुष, साक्षी, वंश, शिवानी, शिवम। बहुत बढ़िया। सारे बच्चों का नेम ले पाना मुश्किल है क्योंकि जो चैट रेट है बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, बहुत स्पीड में आप लोग चैट कर रहे हैं, तो सबके नाम पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। बट दिल से सब बच्चों का मोस्ट वेलकम है अपने इंग्लिश के इस फर्स्ट क्लास में, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी पोयम नंबर फर्स्ट, जिसका नेम है बच्चों माई मदर एट 66। गुड इवनिंग, सब कुछ क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर? यस आर नो? एक बार चैट बॉक्स पर बता दें। और कितने बच्चे अपने सर को पहले से जानते हैं ये भी आपको चैट बॉक्स पर बताना है। कैसे? फायर इमोजी के थ्रू या दिल फेंक करके मार दीजिए तो पता चल जाएगा कि आप लोग अपने सर से कितना प्यार करते हैं, खासकर इंग्लिश वाले सर से। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग गुच्ची, हेलो हाय, सबको हेलो हाय है बेटा, सबका हेलो हाय है और मोस्ट वेलकम है इस पहली क्लास में सब बच्चों का परिश्रम 2027 के बैच में, जो कि बहुत ही डिमांडिंग बैच बन चुका है यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। वाह क्या बात है! इसका मतलब ये बता रहे हैं चैट इमोजीज कि आप अपने इंग्लिश वाले सर को भी बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच। दिल खुश हो गया भाई, गदगद हो गया दिल, बोलते नहीं गांव में, दिल गदगद कर दिया। तो आपने दिल गदगद कर दिया है सर का। ओम शिव बेटा, बाबा शिव कंटिन्यू, बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कितने बच्चे क्लास के लिए रेडी हैं? जल्दी जल्दी से एक बार फायर इमोजी हो जाए, जिससे आपके टीचर को पता चल जाएगा कि सारे स्टूडेंट्स क्लास लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। जल्दी जल्दी से फ्लेमिंगो की बुक ले आइए, बुक लेकर के बैठ जाइए। साथ में एक नोटबुक लाना है, एक पेन भी लाना है और पानी की बोतल भी लानी। जल्दी से चीजें अरेंज करें और चेयर के साथ अपने टेबल पर बैठ जाइए जल्दी से, ताकि पढ़ाई करते समय कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए, जिससे आपके इंग्लिश में आ जाए 90+ मार्क्स। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू सर, वेरी गुड। चलिए आ जाइए जल्दी जल्दी से क्लास में सारे बच्चे। बढ़िया, ले लिया नोटबुक आपने? कॉपी ली कि नहीं? पेन भी लेना है, ब्लैक ब्लू कोई भी लो, पेन चाहिए मेरे को साथ में। अब ध्यान से सुनो, पहली क्लास है तो पढ़ाने से पहले कुछ थोड़ा सा आपको मैं इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं, जो आपके फ्यूचर के लिए बच्चों बहुत हेल्पफुल होगी। पहली बात, बहुत सारे बच्चे इस क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका फिक्स्ड होगा कि सर हम नीट और जेई के लिए जाएंगे। अच्छी बात है, मैं चाहता हूं कि आप नीट जेई के लिए जाएं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना गोल आप अचीव कर लें। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे हैं जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, या उनका एम है कि सर मुझे जल्दी जॉब चाहिए, मैं प्रिपरेशन नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है कि मैं टाइम दे पाऊँ कंपटीशन में, तो मुझे जल्दी जॉब चाहिए। तो उनके लिए वनडे एग्जाम होते हैं बहुत सारे, एसएससी हो गया, एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया, एसएसआर हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी कांस्टेबल की भर्ती आती रहती है, एमटीएस का एग्जाम आता रहता है, रेलवे में बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं जो हर ईयर आती हैं, फिक्स्ड है, वहां से आप जल्दी जॉब ले सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए इंग्लिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये बात याद रख लेना, ठीक। दूसरी चीज, जिन बच्चों का नीट जेईई में जाने का मन है कि सर मुझे यही करना है, मैथ स्ट्रीम में ही कुछ
काम करना है तो उनके लिए इतना दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपका एम है जल्दी एसएससी करना है, एयरफोर्स में जाना है बेटा, तो इंग्लिश को आप अभी से एक कोर सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, मेरी बात सुन लो, गांठ बांध लो, कोई ये बात आपको नहीं बताएगा जल्दी, बट मैं आपको बता रहा हूं। आपको टीचर बनने का शौक है, वैसे तो 100 में केवल 1% बच्चे ही होंगे जो टीचर बनना चाहते हो, फिर भी अगर आपका शौक है प्रोफेसर बनना, टीचर बनना, तो उनके लिए भी ये एक कोर सब्जेक्ट है। इसको आज से अभी से बढ़िया अच्छे से आपको तैयारी करनी। तो ये बात समझ आ गई होगी आपको प्यारे बच्चों कि मैं ये बताना चाहता हूं कि जो बच्चे मैथ स्ट्रीम से या बायो स्ट्रीम से नीट जेई की प्रिपरेशन करेंगे या वो केवल इन्हीं सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे, उनके पास टाइम है, मम्मी पापा उनका खर्च उठा सकते हैं आगे की पढ़ाई के लिए, तो उनके लिए ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट को आप हल्के में ले सकते हैं, बट डिवीजन बनाने के लिए नहीं। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं सर मुझे 12th के बाद ही जॉब करनी है, जल्दी जॉब करनी है, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स है जहां पर इंग्लिश कोर सब्जेक्ट के थ्रू में पूछी जाती है, तो वहां पर आप इस चीज को क्या करेंगे बच्चों, दिक्कत में आ जाएंगे, इसलिए इसको अभी से मन से पढ़ना है। दूसरी चीज, जो बच्चे कहते हैं सर मैं मेहनत तो बहुत करता हूं लेकिन मुझे ग्रामर समझ नहीं आती है, कोई बात नहीं, लेकिन सर मुझे बाद में तो नीट जेई करना है, कुछ ऐसा बता दीजिए कि इंग्लिश में मार्क्स भी अच्छे आ जाएं और मेरा काम भी चल जाए। तो उनके लिए बता दूं कि बच्चों जो आपके लिए लिटरेचर का सेक्शन होता है उसमें अगर आप सही से ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे तो ग्रामर में ज्यादा पैनिक नहीं होना पड़ेगा, और अभी से अगर आप पढ़ाई करते रहेंगे तो आगे जो टाइम आएगा उस टाइम में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो को ज्यादा पढ़ सकते हैं, इंग्लिश उस समय आपको कम पढ़नी होगी। इज इट राइट, यस और नो? जल्दी से कमेंट्स बता दीजिए। एनडीए, एनडीए बहुत बढ़िया, यूपीएससी, यस यस यस। तो अब आजकल के बच्चे जानते हैं अगर आप बीटेक भी करना चाहते हैं तो बेटा इंग्लिश का स्कोप हर जगह, इंटरव्यू इंग्लिश में देंगे आप, तो कुछ चीजें आपको यहीं से सीख जाएंगे, हल्की फुल्की ग्रामर, सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, ये चीज जब तक नहीं आएगी आपको तब तक इंग्लिश में मजा नहीं आने वाली। तो ये छोटी सी बात मैंने बता दी, आई होप ये सारी क्लियर होंगी। तो कुल मिलाकर बस मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंग्लिश भी बच्चों आपको परिश्रम बैच में कोर सब्जेक्ट की तरफ पढ़ना है, क्योंकि आप पीडब्ल्यू से पढ़ाई कर रहे हैं और पीडब्ल्यू का मतलब आप समझते हैं ना, तो उस चीज को आगे भी आपको लेकर के जाना है, पीडब्ल्यू की लेगेसी को आगे बढ़ाना है, पूरी टीम आपके साथ है और हमेशा रहेगी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस सर, आई होप सबको समझ आ गया होगा। बहुत बढ़िया, नीट के काफी बच्चे, यूपीएससी के भी बहुत बच्चों का मैसेज यहां पर देख सकता हूं, सीयूटी, एनडीए बढ़िया, वेरी गुड, एयरफोर्स, रेलवे, सब बच्चे मुझे पता है बेटा, मैं भी एक मिडिल क्लास नहीं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, इसलिए मुझे पता है कि 12th पास करने के बाद घर वालों की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं हम लोगों के लिए। अगर कहीं पर एक ही मतलब सन या डॉटर है तो उससे और एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, तो मैं इन चीजों को जानता हूं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो अपने हिसाब से अपना टारगेट सेट करिएगा और आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास प्यारे बच्चों, लव यू ऑल। स्टार्ट करते हैं। तो पहली पोयम बच्चों अपने पास है माई मदर एट 66, ठीक है। पहली पोयम माई मदर एट 66 है। चलो जल्दी से पोयम का मुझे नेम लिख करके दिखा दीजिए चैट बॉक्स में कि पहली पोयम का नेम क्या है बच्चों, माई मदर एट 66। आज इस पोयम को पूरी तरह से हम कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करते हैं प्रीवियस लेक्चर, किसकी बात करते हैं, प्रीवियस लेक्चर की, तो ये लेक्चर द लास्ट लेसन प्रोज बुक का ही था, फ्लेमिंगो बुक का ही था, जिसमें हमने द लास्ट लेसन को कंप्लीटली पढ़ लिया था, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और उसकी एक्सप्लेनेशन भी हमने देख ली थी, और ये क्लास वाईटी पर चली थी, आपको पता होगा पहले से, ठीक है। बताओ क्लियर है यहां तक बच्चे? माई मदर एट 66, माई मदर एट 66, बढ़िया। क्लास में बिल्कुल बने रहना है। ऑनलाइन क्लास का मतलब ये नहीं कि पिक्चर की तरह लगा लिया बैठ गए देख रहे हैं, ना ना ना, इंटरैक्ट करना है, घुसना है, कानों में चीजें सुनाई दे उनको रिवीजन करना है, अंदर अंदर सोचना है, बिल्कुल डूब जाना है क्लास में डीपली, तब आता है मजा। जैसे टीचर डूब जाता है आपको पढ़ाते पढ़ाते, करेक्टर में घुस जाता है, उसी तरह आपको भी क्लास के अंदर घुस जाना है पूरी तरह से। केवल पिक्चर की तरफ देखना नहीं, वाह वाह वाह, ऐसा नहीं, टीवी नहीं है कोई ये। माई मदर एट 66। अब देखो कुछ बच्चे इतने अच्छे हैं कि वो यहां पर नेम भी लिख रहे हैं। क्या हुआ, चल नहीं रहा, ये चल नहीं रहा, कोई बात नहीं। अब आज की क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे सर? सर जी
आज की क्लास में आप टॉपिक्स कौन कौन से कवर करेंगे, तो चलिए आपको बता देते हैं बच्चों। आज की क्लास में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं माई मदर एट 66, पोएम नंबर 1, हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन देखेंगे प्यारे बच्चों। सेंट्रल आइडिया बताया जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सेंट्रल आइडिया आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो आज की क्लास में कराए जाएंगे, यही क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अभी से बोल दिया है, बाद में इंपॉर्टेंट ढूंढते नहीं फिरना। मैं फिर से बोल रहा हूं, आज आप उत्तर प्रदेश के सबसे बेहतरीन बैच में हैं, परिश्रम बैच में। यहां जो चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी वो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आज आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो बाद में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई दूसरी क्लास लेने के लिए नहीं होगी, इतना जबरदस्त यहां पर आपको पढ़ाया जाएगा। ये बात बच्चों हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम क्लास में बच्चों कवर करने वाले हैं, ठीक है। ओके डन। अब ये अपनी पोएम है बेटा, माई मदर एट 66, मेरी मम्मी, माई मम्मी एट 66। 66 यहाँ एज की बात की जा रही, एज की बात कीजिए। एक माँ की स्टोरी यहां पर बताई जाएगी। वो माँ किसकी? हमारे पोएटेस की माँ है जिनकी एज 66 है। क्या स्टोरी है वो अभी थोड़ी देर बाद हम जान जाएंगे। उससे पहले हम आपको यहां पर बता देते हैं किसके बारे में, पोएटेस के बारे में कुछ चीजें बता देते हैं। और जल्दी से आप लोग मुझे पोएटेस का नेम लिख करके बता दीजिए। किसका प्यारे बच्चों? पोएटेस का नेम लिख करके बता दीजिए, ठीक है। यहां पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं बेटा, जैसे यहां पर क्या लिखा है पोएटेस, तो ये जो पोएटेस बच्चों लिखा है ये हम किसके लिए यूज करते हैं बेटा? फीमेल के लिए यूज करते हैं। किसके लिए बेटा? फीमेल के लिए। और अगर यही बात हम बच्चों किसकी करें, पोएट की, तो ये पोएट वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं बेटा? मेल के लिए यूज करते हैं। किसके लिए प्यारे बच्चों? मेल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। डन। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कमला दास, कमला दास, स्पीड में आना चाहिए, स्पीड में, धीरे धीरे नहीं, स्पीड में लिखो। कमला दास, कमला दास, कमला दास। दास की स्पेलिंग ठीक करो। दास की स्पेलिंग में बेटा डी कैपिटल होगा, स्मॉल डी नहीं बनाना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। फिर आप कहते हैं कि सर जी मैंने तो पूरा सही लिखा था बट मुझे पूरे मार्क्स नहीं मिले। आप यही गलती वहां पर करते हैं छोटी छोटी, इसलिए इन गलतियों को आपको रिपीट नहीं करना है। कमला का के बड़ा रहेगा, दास का डी बड़ा लिखा जाएगा। कमला दास, DAS। गुड, बढ़िया, यही क्लास में याद कर लेना है। अब थोड़ी सी जानकारी कमला दास की ले लेते हैं। इनकी जानकारी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, इस चीज को याद रखना बेटा, ठीक है। इस चीज को आपको क्या करना है बच्चों? याद रखना है। इस चीज को क्या करना है बेटा जी? याद रखना है। और देखिएगा यहां पर कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर कुछ वर्ड मीनिंग लिखी है, इनको मैं आपको यहीं पर याद कराऊंगा। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं क्या लिखा है बेटा? फोरमोस्ट। 1 मिनट। फोरमोस्ट, फोरमोस्ट का देखिए यहां पर FOREMOST। इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट यहां पर अपने पास एक वर्ड है वर्सटैलिटी। क्या लिखा है बच्चों? वर्सटैलिटी। फिर इसके बाद यहां पर इंडिजिनस। क्या है बच्चों? इंडिजिनस। और इसके बाद बच्चों आगे यहां पर एक वर्ड आपको और मिलेगा, फ्लेवर। क्या मिलेगा बच्चों? फ्लेवर। फ्लेवर की हिंदी आपको शायद आती होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। फ्लेवर की हिंदी आपको आती होगी मेरे हिसाब से, शायद भाई आती होगी। चलो, इसके बाद यहां पर डाइवर्स। क्या लिखा? डाइवर्स। आज पहली क्लास है, आराम से समझो कि कैसे पढ़ते हैं इंग्लिश में। कुछ लोगों को लगता है कि हिंदी इंग्लिश का बिल्कुल हलवा, आराम से पढ़ ले काम निकल जाए। ना 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 ना, इस तरह नहीं है। आराम से समझो, यहां से हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है सर, नहीं। बोर्ड एग्जाम में पोएट से रिलेटेड, पोएटेस से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पर जो ये वर्ड मीनिंग्स लिखी हैं इनसे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं ग्रामर सेक्शन में, वोकैब में। बहुत बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर जी ये बताइए, कभी कभी तो वोकैब नहीं आ जाती है, ना तो अनसॉल्व पेपर में हम सॉल्व कर पाते हैं, ना टीचर हमें बताते हैं। तो बच्चों वो जो नई वोकैब निकल करके आती है आपके बोर्ड एग्जाम में, वो कहीं और से नहीं बल्कि वो फ्लेमिंगो और विस्टाज बुक से निकल करके आती है। जैसे ये वर्ड्स यहां पर लिखे हैं, इन वर्ड्स को पढ़ो, इनकी हिंदी जानो, इनका एक एक सिनोनियम्स लिखो, चाहे जहां से लिखो। नेट की हेल्प ले सकते हैं, डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हैं, जैसा आप चाहे करो। इसको अपनी नोटबुक में आपको क्या करना है बच्चों? नोट करना है, ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। पेन का कलर चेंज कर लीजिए। अच्छा, इसमें मैंने केवल किया है ना, जब ये PDF आपके पास आएगी तो कलर उसमें आपको दिखेगा, डोंट वरी। बाकी यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ना बेटा, पोएट के लिए फीमेल पोएटेस, ये दिख रहा है ना, येलो, बस ठीक है, इसकी चिंता मत करिए। ये जब यहाँ पर आएगा तो आपको दिखेगा। अगर आप चाहते हो दोबारा कर देता हूं, ये लो, अब दिख रहा है बेटा यहाँ पर, ठीक है। चलो, अब जैसे मैंने यहां पर लिखा बच्चों एक वर्ड आपके लिए फोरमोस्ट। क्या लिखा मैंने यहां पर आपके लिए बच्चों? फोरमोस्ट वर्ड लिख दिया।
फोरमोस्ट वर्ड क्या होता है? फोरमोस्ट मीन्स क्या होता है आपको पता है? फेमस। फोरमोस्ट मीन्स क्या होता है बच्चों? फेमस, वेरी फेमस, जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं बच्चों? प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं फेमस। तो लिखो अपनी नोटबुक में, लिखो फोरमोस्ट का मीनिंग क्या होता है? फेमस। फेमस में कॉमा लगाओ, उसके आगे लिखो पॉपुलर, लिखो पॉपुलर, ठीक। वर्सटैलिटी का लिखो, वर्सटैलिटी मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा। बहुमुखी प्रतिभा का मीनिंग बच्चों होता है जो बहुत चीजों में क्या होता है? टैलेंटेड होता है। तो वर्सटैलिटी के लिए आप टैलेंटेड वर्ड का यूज कर सकते हैं, स्किल्ड वर्ड का यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों जो निपुण होते हैं उन्हें हम लोग वर्सटैलिटी बोलते हैं। जैसे लिखने में, मैगजीन में उनके आर्टिकल छपते हैं, स्टोरी लिखती हैं, पोएम्स लिखती हैं, कई चीजों में जो लोग निपुण होते हैं उन्हें वर्सटैलिटी बोलते हैं। इसके बाद बच्चों यहां पर आता है इंजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। तो इंजीनियस फ्लेवर का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा ऐसे फ्लेवर जो उनकी धरती से बिलोंग करते हैं, मतलब उनके देश दुनिया वाली चीजें होती हैं। तो इस तरह से लिखो। डाइवर्स का लिखो, डाइवर्स का मतलब होता है बच्चों वेरियस, अलग अलग, लिखो वेरियस। डाइवर्स मीन्स अलग अलग, विभिन्नता, वेरियस हो जाएगा। डिफरेंट भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों? डिफरेंट लिख सकते हैं। इस तरह जब चीजों को आप लेकर के जाएंगे बेटा तो चीजें आपकी क्या होंगी? बेहतर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बच्चों? बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, लिख लिया ना बेटा? जय हिंद बच्चों, जय हिंद। अब देखो ध्यान से, कमला दास 1934, कमला दास का बच्चों जन्म 1934 को हुआ था और उनकी डेथ 2009 में हुई थी, ठीक है। वाज बॉर्न इन मालाबार केरला, इनका जन्म केरल में मालाबार प्लेस पर हुआ था। सी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फोर मोस्ट पोएट्स, भारत में बहुत सारे कवि हुए हैं, उनमें से ये बहुत ही प्रसिद्ध कावित्री हुई है। हर वर्क्स आर नोन फॉर दियर ओरिजिनलिटी, उनके जो काम है, उनकी जो रचना है, यहां पर वर्क्स का मतलब रचनाओं से है। वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन जब हम वर्क में एस ऐड कर देते हैं तो वो काउंटेबल नाउन बन जाता है और उसकी मीनिंग हो जाती रचनाएं। तो उनकी जो रचनाएं हैं नोन फॉर दियर ओरिजिनलिटी, तो उनकी जो रचनाएं हैं उनकी ओरिजिनलिटी के लिए जानी जाती हैं। वो जितनी भी रचनाएं लिख करके गई हैं वो सारी रचनाएं रियल हैं। वर्सटैलिटी एंड इंजीनियस फ्लेवर ऑफ द सोइल, और वो अपने धरती माता के हिसाब से रचनाएं रचती थी और उनकी रचनाओं में वहां की महक भी देखी जाती है। कमला दास हैज पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स, कमला दास ने बहुत सारे नॉवेल्स भी लिखे थे। एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, इंग्लिश में बहुत सारे नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरी लिखने का काम हमारी पोएटेस कमला दास जी ने किया है। मलयालम, ये दो लैंग्वेज में लिखने का काम करती थी। पहला इंग्लिश में लिखती थी, दूसरा मलयालम लैंग्वेज में लिखती थी। जब ये इंग्लिश में लिखने का काम करती थी तो इनका नेम रहता था कमला दास, और जब ये बच्चों मलयालम में लिखती थी तो इनका नेम रहता था माधवी कुट्टी, इनका पेन नेम था। इन्होंने अपना रियल नेम मलयालम में रिवील नहीं किया, ये माधवी कुट्टी के नेम से ही वहां पर स्टोरीज, नॉवेल्स, पोएम्स लिखती रहती थी। फिर कहते हैं इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, इन्होंने 5 किताबें पोएट्री की भी लिखी। उसके अलावा सी हैज रिटन ऑन मेनी डाइवर्स टॉपिक्स इंक्लूडिंग वुमेन्स इशूज, चिल्ड्रन और पॉलिटिक्स। इनके लिखने का जो तरीका था वो किस पर ज्यादातर बेस्ड रहता था? अलग अलग टॉपिक्स पर रचनाएं रचती थी, जैसे वुमेन्स इशूज, महिलाओं की जो समस्याएं होती थी उन पर ये लिखती थी। चाइल्ड केयर, बच्चों की केयर के लिए पोएम्स लिखती थी, नॉवेल्स लिखती थी, स्टोरीज लिखती थी, और पॉलिटिक्स के बारे में भी ये चीजों को लिखती थी। तो यहां से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं है, मैं फिर आपको बता देता हूं। यहां से क्वेश्चन आपको वर्ड मीनिंग के थ्रू पूछा जा सकता है। फॉर मोस्ट मींस समझ गए ना, फेमस, पॉपुलर, बेस्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं। वर्सटैलिटी मींस बहुमुखी प्रतिभा, लिख लीजिएगा। इसकी इंग्लिश के लिए अगर बात करते हैं बच्चों तो यहां पर आप लिख सकते हैं स्किल्ड, टैलेंटेड, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहां पर फ्लेवर मींस आप जानते हैं स्वाद होता है, ठीक है। इसके बाद डाइवर्स मतलब वेरियस होता है, अलग अलग, डिफरेंट हो जाएगा। आई होप ये बात आपको बच्चों अच्छे समझ आ गई होगी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज की बच्चों अगर बात करते हैं तो यहां पर बात आती है किसकी बच्चों? थीम की। किसकी बात आती है? थीम की। अगर कोई आपसे पूछता है कि इस पोयम का थीम क्या है, अगर कोई आपसे पूछता है कि इस पोयम का थीम क्या है, तो आपको आंसर यहां पर देना है। क्या आंसर आपको देना है? एजिंग। इस पोयम का जो थीम बच्चों एजिंग है, एज की बात हो रही है। मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी मतलब होता है नश्वर, जो मरेगा ही मरेगा, जो अमर नहीं होता है। सेपरेशन, अलगाव, एंड एनेक्सिटी मतलब व्याकुलता, चिंता।
तो इस पूरी पोयम में यही वर्ड्स घूमते रहते हैं। माँ की एज बढ़ जाती है, पोएट्स को पता चल जाता है कि माँ की एज बढ़ गई है, अब इनका दिन नजदीक है, ये कुछ दिन तक जीवित रहेंगे, इनके बाद इनकी डेथ हो जाएगी। फिर वो सोचते हैं कि जब माँ की डेथ हो जाएगी तो मैं माँ से अलग हो जाऊंगी, उस सेपरेशन की बात चलती रहती है और साथ में इस चीज को लेकर बहुत चिंतित रहती है। इस तरह का भी कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये केवल आपके नॉलेज के लिए, चीजों को कनेक्ट करने के लिए, ताकि आपको चीजें याद रहें। आगे चलते हैं बच्चों, यहां पर बात किसकी करेंगे, मैसेज की बात करते हैं कि ये पोयम हमें मैसेज क्या देती है। ये पोयम हमें मैसेज क्या देती है, इस पर हम बातचीत करते हैं। देखता हूं जरा कलर, वाह ये स्टाइल मार रहा है, गजब गजब स्टाइल, ये बढ़िया, गजब स्टाइल मार रहा है भाई। अब देखो इसमें क्या कहता है, द पोम एक्सप्रेसेस द यूनिवर्सल फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वंस स्पेशली अ मदर। कहता है कि जो पोयम है वो इस पोयम में ये बता रही हैं, एक्सप्रेस कर यूनिवर्सल फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वंस, कि पूरे संसार का यही नियम है कि जिससे आप प्यार करते हैं, जब वो आपसे दूर जाता है या जब आपको पता चलता है कि अब ये हमसे दूर जाने वाले हैं, इनका डेथ हो जाएगा, तो बहुत लोग इस चीज से परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। हमें पता है कि हमारे ग्रैंडफादर जो है, ग्रैंड मदर है, उनकी एज 90 है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहें, वो हमसे दूर ना हो। तो ये एक यूनिवर्सल फियर है, डर है कि जिनसे हम प्रेम करते हैं वो हमसे दूर ना हो, उनके खोने के डर के बारे में वो इस पोएम में हमें बताती है। स्पेशली अ मदर, खास करके एक मां के बारे में। मां का रिश्ता तो बहुत ही बेहतरीन होता है प्यारे बच्चों, आपको पता है ना कि मां का रिश्ता दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ रिश्ता होता है। किसका बच्चों, मां का रिश्ता सबसे सर्वश्रेष्ठ रिश्ता होता है। ठीक, इसके बाद कहता है, इट हाईलाइट्स द इमोशनल टर्मोल and helplessness felt by the poet as she realizes her mother's old age and the inevitability of death। अब यहां पर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। क्या सर जी, कुछ चीजें सुनिए, आप ध्यान सुनिएगा बेटा, ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। पहला, ये इसका मीनिंग आपको आता है, टर्मोइल का मीनिंग बताइए अगर किसी को आता है, टर्मोइल का मीनिंग बताना है। इसके बाद एक ये वर्ड है इनविटेबिलिटी। क्या है बच्चों, इनएविटेबिलिटी। ठीक है, अब इनका मुझे आप बताइए जरा, क्या बताइए इनका दोनों का मीनिंग अगर आपको आता है बताइए। यहां पर थोड़ा सा मैं टाइम आपका लूंगा, फिर आगे चलूंगा। बताइए बेटा जल्दी से। इसी तरह का एक वर्ड आपने और सुना होगा बच्चों, इनएविटेबल। बताइए। आई डोंट नो, आई डोंट नो, नो सर, नो सर, नहीं पता है सर जी, नहीं पता है सर जी, नहीं पता है। अब ये जो बच्चों वर्ड यहां पर लिखा है आपके सामने, ये जो वर्ड यहां पर लिखा है, इसका मीनिंग बच्चों होता है अपरोर। अपरोर हो सकता है ना समझ में आए, बट ये वर्ड आपको जरूर समझ में आएगा, पैनिक होना। कहते हैं ज्यादा पैनिक मत हो, मतलब ज्यादा परेशान होना, दिमाग में किसी चीज के लिए उथल पुथल चलती रहना, उसी चीज को बार बार रिमाइंड करना, बार बार किसी चीज को सोचते रहना, उसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, टर्मोल होता है अपरोर, मतलब शोरगुल भी होता है इसका मीनिंग। क्या होता है, शोरगुल। तो इसको नोट करो, टर्मोल मीन्स क्या होता है, अपरोर, शोरगुल, जो आपके माइंड में परेशान कर रहा है, आपको सुनाई दे रहा है। इसके बाद पैनिक, चिंता करना, बहुत ज्यादा किसी चीज को सोचना, बार बार दिमाग में वही सारी चीजें गूंजती रहना, जिसकी वजह से आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मोल बोलते हैं। तो ये मीनिंग मैं फिर बोल रहा हूं, इस साल नहीं, अगले साल नहीं, कभी भी अगर आप इंग्लिश में एग्जाम देंगे तो आपको हेल्पफुल कर सकती है, किसी भी एग्जाम में आप टकरा सकती है। तो इन चीजों को आपको पढ़ना है। फिर बोल रहा हूं कि आप दूसरे प्लेटफॉर्म से पढ़ने के लिए यहां पर क्यों आए, आप दूसरे प्लेटफॉर्म से यहां पढ़ने के लिए क्यों आए, इन सब चीजों के लिए तो आए हैं कि सर हमें केवल लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है कुछ अलग, जो कि हमें आगे भी जाकर के हेल्पफुल हो। तो प्यारे बच्चों, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है ना, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक, अब देखो और बताता हूं, देखना, समझ आया, बोलो भाई समझ आया, यस आर नो, समझ आया कि नहीं बेटा, बताओ जल्दी, समझ आया कि नहीं, जल्दी से बताओ, मैं भी देखता हूं जरा, समझ आया कि नहीं, यस आर नो, यस और नो,
चलो अब इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने चाचा चाचा चौधरी पर। ये जो वर्ड यहां पर मैंने लिखा था एक, तो इसकी अगर प्यारे बच्चों में बात करता हूं तो ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है बच्चों, नाउन है। ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन। इसी तरह का एक वर्ड और मैंने अभी यहां पर लिखा था, इनएविटेबल। अगर आपका दीदी या कोई भैया क्लास में रहा हो इस साल तो पूछ लेना, ये आया था एग्जाम में, यही वर्ड आया था एग्जाम में, ठीक है। तो इसका मतलब इनएविटेबल, ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में बन गया बच्चों एडजेक्टिव। अब सर इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, आप अपने दीदी या भैया से पूछ लेना कैसे पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। कैसे पूछा गया था तो मैंने यहां पर क्या लिखा, दैट, क्या लिखा बच्चों, यहां पर लिख देता हूं समथिंग दैट इज हैपन, समथिंग दैट इज हैपन टू। पूछ लेना बेटा, यही बताएंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, बताओ जल्दी से एक मिनट, राइटिंग इसमें कम बन रही भाई। समथिंग दैट इज something that is certain to happen। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा बच्चों, क्या पूछ लिया जाएगा, जो मैंने लिख दिया है, समथिंग दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो ऐसी चीज जो होनी ही होनी। तो इसका जो आंसर होगा बेटा, यही आंसर होगा, इनएविटेबल। अब ये दो तरह से पूछा जाता है, एक इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछता है कभी कभी एग्जाम में, कभी कभी इसका पूछेगा सिनोनियम। क्या पूछेगा, सिनोनियम। तो जिसे हम बोलते हैं अनअवॉइडेबल, जिससे अवॉइड नहीं कर सकते, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अनअवॉइडेबल। क्या हो जाएगा, जिसे हम टाल नहीं सकते जैसे डेथ, डेथ एक ऐसी प्रक्रिया, डेथ एक ऐसा प्रोसेस है, डेथ एक ऐसी थिंग है जिसे, जो क्या है, इनएविटेबल है। सूर्य का निकलना क्या है बच्चों, इनएविटेबल है, मतलब इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ये होगा होगा, इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, अनअवॉइडेबल हो जाएगा। समझ गए बात को। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बताओ, समझ आए यहां तक, ये क्लियर है कहानी। तो ये चीजें आपको समझनी है, बार बार बोल रहा हूं बेटा, इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तभी आपको इंग्लिश में मजा आएगी। चलो, ये अब आपका काम है, क्या काम है, इनको नोटबुक में आपको लिखना है, वर्ड मीनिंग लिखनी है, और एक दो वर्ड आप इसके एक्स्ट्रा ढूंढ सकते हैं, डिक्शनरी से ढूंढ लीजिए, इंटरनेट की हेल्प लीजिए, कहीं से भी लिखिए। ऐसी नोट्स बनाइए कि अगर कोई घर में आपके आए देखे तो कहे वाह क्या पढ़ाई कर रहे हो। और ये चीजें अभी से ही पॉसिबल हैं, स्टार्टिंग से ही। आज का काम आज पर, कल पर नहीं टालना, ये याद रखना। क्लियर है बेटा, एक बार चैट बॉक्स से बताएं सब बच्चे, फटाफट से, फटाफट से बताइए, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही बेटा सब पढ़ाया जाएगा, पहले जो पढ़ाया जा रहा है उस पर आप फोकस करिए प्लीज, समझ जाएंगे ना। तो फिर मैं बता रहा हूं प्यारे बच्चों कि ये एक ऐसा बैच है, परिश्रम बैच, जहां पर आपको केवल पढ़ाया नहीं जाता है, हर एक वर्ड की मीनिंग समझाई जाती है, उनका सिनोनियम्स बताया जाता है, और किस तरह से वो वर्ड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका तरीका भी बताया जाता है। इसलिए अगर अभी तक आपने परिश्रम बैच में इनरोल नहीं किया है तो जाइए और जल्दी से इनरोल कर लीजिए और मिलिए क्लास में, ठीक है कैसा लगा, बढ़िया, चलिए। अरे सर अकेले अकेले नहीं, आपको भी मिलेगा मौका लड्डू खाने का, बिल्कुल भी परेशान मत हो, लड्डू खाने आएंगे सर आपके यहाँ जब रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा देख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कुछ बच्चों, क्या है यहां पर।
My mother at 66 is a poem that confesses a daughter's painful feeling of fear of losing her mother. In this poem, the poetess Kamala Das beautifully highlights the complexities of human relationships. ये जो बच्चों पोयम है, इस पोयम में जो कमला दास हैं वो ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में बात करती हैं, जहां पर उन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारी कठिनाइयों के बारे में बता। अब इसको लिखो, कॉम्प्लेक्सिटीज मीन्स क्या होता है, कठिनाइयां, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिफिकल्टीज। क्या बोलते हैं, डिफिकल्टीज। तो इनको आप नोट करिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी, ठीक है बच्चों। इसके बाद एक्सप्लोर्स, एक्सप्लोर्स पे लिखो फाइंड आउट, ढूंढना। एक्सप्लोर्स का मीनिंग क्या होगा बच्चों, ढूंढना, फाइंड आउट करना, किसी चीज को ढूंढना। प्रोफाउंड के लिख लो, प्रोफाउंड मीन्स होता है बच्चों डीपली। प्रोफाउंड मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों, डीपली। प्रोफाउंड मीन्स क्या होता है, डीपली, बड़ी गहराई से, जिसको हम लोग बोलते हैं। प्रोफाउंड मीन्स क्या होता है, डीपली, बड़ी गहराई से। सर हम यूपी वाले हैं, तो सर भी यूपी वाले हैं, तो सर भी यूपी वाले हैं। सर बनारस वाले हैं, बनारस भी यूपी में आता है, हट। अभी तो बेटा पोएम मैंने स्टार्ट नहीं की, अभी तो मैंने पोएम स्टार्ट कहाँ की है बेटा, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं, केवल आपको चीजें सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। The poem explores the feelings of fear and emotion that daughters experience in their relationship with their mothers. It highlights the ordinary yet profound aspects of human nature through a personal reflection. ये जो बच्चों पूरी पोयम है, ये ह्यूमन रिलेशन के बारे में है। एक पुत्री और माँ की जो रिलेशन उसकी खोज करती है, उसके बारे में सारी चीजें वो क्या करती है बच्चों, बताती, ठीक है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख सकते हैं बच्चों, देखिए फिर से वही वर्ड आपके सामने निकल कर क्या है, इनएविटेबल। क्या निकल क्या है, इनएविटेबल, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। कहता है कि डेथ इज इनएविटेबल बट पीपल आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग देयर लव्ड वंस। जो मृत्यु है वो अवॉइड नहीं की जा सकती, उसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी लोग अपने प्यारे लोगों को खोने से डरते हैं, हम यहां पर बता रहे हैं। लाइफ इज फुल ऑफ फॉल्स प्रोमिसेस, फेक स्माइल्स एंड टेम्परेरी जॉय। जो ये जीवन है सब झूठे प्रॉमिस से भरी हुई है। यहाँ पर फेक स्माइल्स हैं, आपके सामने लोग मुस्कुराएंगे, आपके सामने खूब मुस्कुराएंगे, आपकी खूब बड़ाई करेंगे, लेकिन पीठ पीछे क्या करते हैं आप भी जानते हैं। और इस तरह के लोगों से ये पूरा संसार भरा पड़ा है, इस तरह के लोगों से ये पूरा संसार भरा पड़ा है, फ्लैटर्स, ठीक है। Where is death and loss her ultimate, and their fear remains in one's mind right from a young age. Thus the poem My Mother at 66 begins with grief over old days and ends with mourning over the whole life. ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बच्चों बात करते हैं, ये भी आप देख लीजिए। इसका ये केवल इसलिए मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपको पढ़ते समय जब आप नोट्स बनाएं तो सारी चीजें क्लियर हों और पोएम आपको अच्छे समझ में आए। द पोएम मेक्स use of a natural unaffected rhythm, striking imagery and a sense of movement to convey the insecurities and apprehensions of the poet persona about her rapidly aging mother and the inevitable separation that must follow. अब लिटरेरी डिवाइस की बच्चों हम यहाँ पर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लिटरेरी डिवाइस की। किस किस उसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम यहाँ पर पोएम डिस्कस करेंगे, फिर लिटरेरी डिवाइस हम आपको बाद में बताएंगे। ओके डन, चलो आ जाओ, बुक निकालो। बहुत बच्चे परेशान हो, सर जी क्या पढ़ा रहे हैं, चलो भैया ले, अच्छा कुछ भी एडिशनल जानकारी दो तो बस क्या पढ़ा रहे हैं सर जी समझ नहीं आ रहा है, आ जाओ। अच्छा भैया बुक निकालो, बुक निकालो, बुक निकालो। बुक में लाइन मिली सर, चैप्टर से कितने नंबर का आएगा अभी बताता हूं। एक तो सेंट्रल आइडिया आएगा बच्चों, एक सेंट्रल आइडिया आपका आता है 4 मार्क्स का, ठीक है, और 6 मार्क्स का एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, टोटल 10 मार्क्स का, ठीक है। पोएट्री से केवल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, सबसे इजी है। 10 मार्क्स आपके सॉलिड हैं, अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली सेक्शन में तो आपके 10 मार्क्स कहीं नहीं है। यूपी 45 अभी बताता हूं, यूपी 44 रुक जा। चलो भाई क्लियर है कहानी यहां तक, चैट ऑफ करेंगे। आप सीरियस रहिएगा, ये चीज बिल्कुल सीरियस है, इसके बाद आपसे हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है। पहली लाइन आपके बुक में बच्चों यही लिखी होगी,
फर्स्ट लाइन आपके बुक में ही होगी क्या? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई saw my mother beside me, doors open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. अब बच्चों क्या होगा, ये जो पोयम है बेटा जी याद रखिएगा, जो ये पूरी पोयम है, ये पोयम हमारी एक ही स्टैंजा में लिखी गई है, इसमें कोई सेंटेंस अलग अलग नहीं है, इसमें एक ही सेंटेंस। मजा आया सुन करके? क्या जो पोएट क्या कहते हैं, ड्राइविंग कार चलाते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम अपने मम्मी पापा के घर से, टू कोचीन मम्मी पापा का घर कहां था? कोचीन कहां है? केरल में। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग पिछली शुक्रवार की सुबह, पोएटेस कहती हैं पिछले शुक्रवार की सुबह, पिछली शुक्रवार की सुबह मैं अपने मम्मी पापा के घर से कार चलाते हुए, कहती है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछली शुक्रवार की सुबह जब मैं अपने मम्मी पापा के घर से कार चला करके कोचीन जा रही थी। कहां? कोचीन। कहां है कोचीन? केरल। केरल में कहां? जहां बना एयरपोर्ट, जहां आते हेलीकॉप्टर, क्या आते हैं? हेलीकॉप्टर, वहां जा रही। कौन? कमला दास। कमला दास कहती हैं कि पिछली शुक्रवार की सुबह जब मैं अपने मम्मी पापा के घर से कार चलाकर कोचीन जा रही थी तो मैंने देखा, व्हाट, क्या देखा? ऐसा माय मदर, मैंने अपने मम्मी को देखा, बेसाइड, बेसाइड मींस बेटा बगल में, बाय द साइड, बिल्कुल बगल में। मैं कार चला रही थी, मेरे बगल में मेरी मम्मी बैठी थी, मैंने देखा तो क्या देखा? मम्मी को डोज, ऊँघना, ऐसे सो रही थी, ओपन माउथ, मुंह खुला था, नींद ऐसे। देखो ढक्कन, आप भी बस में जाते हैं ना तो आपका भी मुंह ऐसे खुला रहता है ना? सच बताना, कभी कभी जब आप जाते हैं कहीं पर, ट्रेवल करते हैं दूर का, तो आप बस में, कार में ऐसे सो जाते हैं। तो इससे सेम यही स्थिति थी, मम्मी बैठी थी। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस। बेटा मीनिंग यहां पर लिखी है, कॉर्पस मींस डेड बॉडी होता है, एसन मींस वेरी पेल, बहुत ज्यादा पीला पड़ जाना किसी चीज का, या बिल्कुल राख की तरह दिखाई देना। तो वह कहती हैं हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस, मेरी मम्मी का जो चेहरा था वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई डेड बॉडी पीली पड़ जाती है, उसी तरह मेरी मम्मी का चेहरा भी पीला पड़ गया था। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और मुझे उस समय बड़ा दुख महसूस हुआ, मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि अरे सो सैड, मेरी मम्मी क्या से क्या हो गई। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, फिर उन्होंने सोचा कि अरे ठीक है, अब मुझे लगता है कि मेरी मम्मी उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी बूढ़ी दिखती हैं, मुझे इस बात को मान लेना चाहिए कि मेरी माता जी काफी बूढ़ी हो चुकी हैं। ठीक है भाई। फिर बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन इस विचार को मैंने अपने आप से जल्दी अलग किया, लेकिन इस विचार को मैंने अपने दिमाग में हावी नहीं होने दिया, मैंने इस विचार को तुरंत अलग किया। ये क्लियर यहां तक लाइंस एक बार रिपीट कर रहा हूं, देख लो, रट जाना चाहिए। क्या? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कमला दास कहती हैं, कमला दास बोलती है बच्चों, पिछली शुक्रवार को सुबह जब मैं अपने मम्मी पापा के घर से कार चला करके कोचीन एयरपोर्ट की ओर जा रही थी, आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी कार की बगल वाली सीट पर मेरी बैठी हैं, डोज ओपन माउथ, और वो हल्की नींद में हैं और उनका मुंह पूरी तरह से खुला हुआ है। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस, जब कमला दास ने उनके शरीर की ओर देखा तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो मेरी मां पूरी तरह से पीली पड़ गई हूं, जैसे कि कोई डेड बॉडी पीली पड़ जाती है। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, उसी समय मुझे यह सोच करके बड़ा दुख हुआ कि मेरी माता जी उतनी बूढ़ी हैं जितनी बूढ़ी दिख रही हैं। अब मुझे इस बात को मान लेना चाहिए, गलतफहमी में नहीं जीना चाहिए। यह सोचकर मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ, लेकिन सून पुट दैट थॉट अवे, जल्द ही मैंने इस विचार को अपने दिल से निकाल दिया, अपने मन से निकाल दिया। ना ना ना, नेगेटिविटी नहीं, नेगेटिविटी किसी के लिए अच्छा नहीं है। बोलो भाई, समझ आया? सच बताना ईमानदारी से, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चला जाऊंगा तुम देखते रहियो। याद रखना, यही करूंगा मैं, ठीक है? चलिए बताइए जल्दी से, सेट है चैट बॉक्स में, बताइए जल्दी से, क्लियर है बेटा जी?
क्लियर है बच्चों, समझ आ गई, पूरी लाइंस डन है, डन है बच्चों, समझ आ रहा है ना सब, पूरी लाइंस अच्छे समझ आ रही, किसी को कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश, वेरी नाइस। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट लाइंस की ओर मूव ऑन करेंगे। थोड़ी देर के लिए फिर से सन्नाटे में हम लोग जाएंगे ठीक है, इससे क्या होता है कि माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, चीजें समझ आती, बाद में फिर हम लोग आपस डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच, चलो आ जाओ। अब क्या हुआ बेटा, फिर से पोएट कहती, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स। बेटा मैंने फिर से आपको बोला था, क्या बोला था कि बेटा जो यहां पर मैंने वर्ड लिखे हैं उनकी मीनिंग यहां पर लिख दी है मैंने नीचे, अपनी नोटबुक में इनको नोट करना, इनकी हिंदी लिख लेना, बढ़िया फायदे में रहेंगे। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, बेटा स्प्रिंटिंग मीन्स क्या होता है, रेसिंग फास्ट, बड़ी तेजी से चलना, बड़ी तेजी से मूव करना। तो अब क्या हुआ, जब पोएटिस के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आए तो उन्होंने उस थॉट्स को हटा दिया और क्या किया, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और उन्होंने अपनी कार से बाहर देखा, एंड मीन्स और लुक्ड आउट मीन्स बाहर देखना। जब उन्होंने अपनी कार से बाहर देखा तो क्या देखा, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, उन्हें ऐसा लगा कि जो ये छोटे छोटे पेड़ हैं ये बड़ी तेजी से चल रहे हैं, बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा हमें भी फील होता है जब हम कार में होते हैं, ट्रेन में होते हैं, बस में होते हैं, तो जब हम चल रहे होते हैं तो हमें लगता है कि ये पेड़ भी हमारे साथ चल रहे हैं, ऐसा आपने फील किया होगा। तो वही वो बोलती हैं, जब उन्होंने बाहर देखा तो उनको ऐसा लगा कि जो ये छोटे छोटे पेड़ हैं ये सब मेरे साथ चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बड़ी तेजी से मूव कर रहे हैं। द मेरी, मेरी मीन्स होता है बच्चों खुशी, खुशी, हैप्पीली चिल्ड्रन, खुशी खुशी, खुश 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 वाले चिल्ड्रन। कहते हैं द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स। स्पिलिंग मीन्स बच्चों होता है रसिंग आउट, भाग करके आना बाहर अपने घर से। जैसे कभी कभी आप भी क्रिकेट खेलने जाते हैं तो घर से भाग कर आते हैं, चलो भाई भाग चलते हैं, वही सेम यहां पर गेम था। देखा कि जो बच्चे हैं वो खुशी खुशी बैट बॉल हाथ में लिए हैं, कोई हॉकी लिए है, कोई कंचे लिए, बढ़िया निकल रहे हैं, खुशी खुशी डांस करते हुए, चलो मैच खेलने चलते हैं। फिर क्या हुआ, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, थोड़ी देर बाद क्या होता है, यही देखते देखते वो एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं जहां पर उनकी मां होती है, उनकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है, जांच पड़ताल की जाती है, किसकी, कमला दास की, क्योंकि वो जा रही होती हैं। तो देखा जाता है कि आप बैग में कोई नाइफ लेकर तो नहीं है, बैग में कोई कट्टा वगैरह तो नहीं लेके आए, इन सब चीजों की जांच पड़ताल की जाती है, आपका पासपोर्ट वगैरह सही है, जेन्युइन है कि नहीं, आप ठीक है, सब जांच पड़ताल हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी पर, कुछ गज की दूरी पर उनकी मां खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि मां को तो अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, तो वो बहुत दूर खड़ी हो जाती हैं वहां से। आई लुक्ड अगेन एट हर, पोएटेस कहती है कमला दास, मैंने दोबारा फिर अपनी मां की ओर देखा, मैंने दोबारा फिर से अपनी मां की ओर देखा, वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। और जब उन्होंने दोबारा अपने मां की तरफ देखा तो क्या देखा कि उनकी जो मां का चेहरा था वो पूरी तरह से पीला पड़ चुका था, कलरलेस, कोई कलर ही नहीं था उनके चेहरे में, ऐसा लग रहा था। और वो कंपेयर कर रही हैं, वो कह रही हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो पिछली सर्दियां थी ना, पिछली सर्दियों में जब चंद्रमा निकला था तो बिल्कुल धुंधला दिख रहा था, क्योंकि वहां पर धुंध बहुत थी, फॉग बहुत थी, उसी तरह मेरी मां का भी चेहरा बिल्कुल मुझे वहां से धुंधला दिखाई दे रहा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और उसी समय मुझे पुराना डर सताने लगा, मेरे मन में पुराना डर आने लगा, जान पहचान वाला जो डर था पहले छोटे में जब मम्मी को छोड़ करके पढ़ाई करने गई थी, वही डर फिर मेरे अंदर हावी हो गया। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं मम्मी से, मम्मी से मैंने केवल यही कहा, सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, सी यू सून अम्मा, अम्मा दोबारा मिलेंगे आपसे। और मैं मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, और मैंने उनको कमजोर नहीं किया, मैंने उनको कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिससे कि उनको लगे कि मेरी बेटी को यह पता चल गया है कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूं और अगली बार जब मैं आऊंगी तो मुझसे मुलाकात मुश्किल है, हो सकता है जब मैं अगली बार आऊं तो मेरी मां की डेथ हो जाए। ये उन्होंने उनको फील होने नहीं दिया। ठीक है, क्लियर है बेटा, कहानी सेट है। फिर से एक बार देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग
जब कमला दास ने कार की बाहर की ओर देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि जो छोटे छोटे पेड़ पौधे भी हैं वो उनके साथ चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं बड़ी तेजी से। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, उन्होंने बाहर देखा कार से तो दिखाई दिया कि बहुत सारे जो घर हैं वहां से बच्चे खुशी खुशी बड़ी तेज से घर से बाहर निकल रहे हैं खेलने के लिए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, थोड़ी देर बाद वो एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं जहां पर उनकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है। इस दौरान उनकी जो माँ होती है कुछ गज की दूरी पर खड़ी हो जाती हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, इसके बाद जो पोएटेस होती हैं फिर से अपने माँ के चेहरे की ओर देखती हैं। वैन पेल एज लेट विंटर्स मून, और उसी तरह माँ का चेहरा दिखाई देता है उनको जैसे कि पिछली सर्दियों में चंद्रमा धुंधला दिखाई दे रहा था, उसमें कोई कलर नहीं फील हो रहा था पोएटेस को, तो उसी तरह उनको लग रहा था कि मेरे माँ के चेहरे का कलर पूरी तरह से उड़ गया है और वो बिल्कुल ठंड के चंद्रमा के समान धुंधली दिखाई दे रही थी। यह देखने के बाद पोएटेस कहती हैं कि ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का जो डर था वो वापस आ गया था। ये सोच करके बहुत ज्यादा घबरा गई, बहुत ज्यादा डर गई। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैंने डर की वजह से कुछ भी नहीं बोला, मैंने जो किया जो बोला वो केवल इतना ही था, सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्द दोबारा मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और केवल मैं मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और अम्मा को टाटा बाय बाय करती रही, करती रही, करती रही। चलिए बताइए बच्चों, सेट है कहानी, यस और नो? वर्ड मीनिंग्स यहां पर लिखी हैं और मैंने पहले कहा था आप लोगों को कि हम लोग प्यारे बच्चों क्लास में वर्ड मीनिंग्स पढ़ाने के साथ साथ आपको यह भी सिखाते हैं कि यह क्वेश्चन कहां पर पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, किस तरह से पूछा जाएगा, जो आपके लिए क्लास 12 के साथ साथ आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। वर्ड यहां से आप वोकैब तैयार करते हैं, ठीक है? तो फटाफट से अपने दोस्तों को बताइए कि परिश्रम बैच में केवल पढ़ाया ही नहीं जाता, समझाया भी जाता है, सिखाया भी जाता है और फ्यूचर के बारे में बताया जाता है कि कौन से वर्ड को, कौन से रूल को, कौन से कॉन्सेप्ट को कहां यूज करना है, कहां इंप्लीमेंट करना है। तो देर ना करें, एनरोल करें परिश्रम 2027 बैच में। चलो भाई, यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर। एक बार क्लियर है तो दिल फेंक करके मार दो बच्चों। क्या मार दो? दिल फेंक करके मार दो यार बच्चों, दिल फेंक करके। दिल ना दिया तो बोलो ना बोलो क्या किया। क्लियर है ना? डन है? चलो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट। अब देखो दूसरी चीज मैं आपको यहां पर क्या है, सेंट्रल आइडिया। अब ये मैं आपको यहां पर क्या बता रहा हूं बच्चों, सेंट्रल आइडिया। अब आप पूछेंगे सर इंपॉर्टेंट है, तो मैं पहले बोल देता हूं बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसा है प्यारे बच्चों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेंट्रल आइडिया। 98% ये सेंट्रल आइडिया हर सेट में पूछा जाता है। एक दो सेट कभी कभी हो जाते हैं जहां पर नहीं आता है, बट 90 अगर 7 सेट बनते हैं तो मान लो 5 सेट में ये सेंट्रल आइडिया पूछा ही जाएगा, पूछा जाता है। इस साल की अगर बात करते हैं तो बेटा 4 से 5 सेट में सेंट्रल आइडिया आया था। सेंट्रल आइडिया में आपको बच्चों चॉइसेस मिलती हैं, 3 सेंट्रल आइडिया कोई पूछे जाएंगे, उनमें से एक सेंट्रल आइडिया आपको करना होता है। तो इसे आप याद कर सकते हैं, जो भी चीजें आपने पीछे पढ़ी हैं उनको आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। जरूरी जो सर यहां पर बता रहे हैं आप वही लिखें, ठीक है? क्लियर है सर जी? क्लियर है सर जी? क्लियर है सर जी? क्लियर है। और एक चीज सुन लीजिए, जो बच्चे बार बार बोल रहे हैं सर रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए, बेटा लेक्चर हमेशा आपके पास रहेगा, ये क्लास हमेशा आपके पास रहेगी। जैसे ही क्लास वाइंड अप होगी उसके बाद हेडफोन लगाइए, 1.25 की स्पीड में से एक बार देख लीजिए, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। 3 बार 4 बार जितनी बार मर्जी हो उतनी बार इसे आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से फीस नहीं देनी है, ठीक है? तो रिवीजन हो जाएगा और आपको चीजें भी समझ आ जाएंगी। क्लियर है बच्चों? डन है कहानी? ठीक है, आ जाओ। अब सेंट्रल आइडिया आपको लिखना कैसे, समझिए। सेंट्रल आइडिया आपको प्यारे बच्चों लिखना कैसे, ये समझो। सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है, सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे द पोएम माई मदर एट 66। इसको बच्चों आपको ब्लैक पेन से लिखना, याद रखना। माई मदर एट 66 ये आप किससे लिखेंगे बेटा? ब्लैक पेन से लिखना, ठीक है? इसके बाद क्या करना है, हैज बीन कंपोज्ड बाय अ फेमस इंडियन पोएटेस कमला दास। ये लाइन बिल्कुल वीआईपी आपको लिखना है, पोएटेस का नेम भी आप ब्लैक पेन से लिखेंगे।
पहली लाइन अगर आपने बेहतरीन लिख दी तो जो एग्जामिनर होता है कॉपी चेक करने वाला वो आपसे इंप्रेस्ड हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स देगा। याद रखिए, बढ़िया मार्क्स आपको देगा, ठीक है, बेहतरीन मार्क्स आपको देगा। तो इसी तरह लिखिएगा अपनी कॉपी में क्या, द पोयम माई मदर एट 66 हैज बीन कंपोज्ड बाय अ फेमस इंडियन पोएटेस कमला दास, फुल स्टॉप। कमला दास ब्लैक पेन से रहेगा, माई मदर एट 66 भी ब्लैक पेन से रहेगा, डन। फिर कहता है इन दिस पोयम, इन दिस पोयम में कॉमा लगेगा। अब जो जो पोयम में आपने पढ़ा है वो सारी चीजें यहां पर आपको लिख देनी है। इन दिस पोयम द पोएटेस एक्सप्रेसेस, इस कविता में जो कावित्री है पोएटेस है, एक्सप्रेसेस वर्णन करती हैं, व्यक्त करती हैं, दैट की क्या व्यक्त करती हैं बच्चों, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, उम्र बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, येट फिर भी द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर बिलव्ड इज पेनफुल, फिर भी जो आप लोगों के प्रिय लोग होते हैं, प्यारे लोग होते हैं, उनका अलगाव तुम्हारे लिए कष्टकारी होता है, दुखदायक होता है, ये लिख दीजिए। सी सोज हर फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, इसके बाद हमें क्या लिखना है, सी सोज वो दिखाती हैं क्या, हर फियर अपना डर, किसके लिए, ऑफ लूजिंग हर मदर, अपने माँ के खोने के डर को वो हमें दिखाती हैं, यस सर जी। हर मदर इज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ, उनकी माताजी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। सो द पोएटेस रियलाइजेस दैट, इसलिए पोएटेस को महसूस होता है कि सी विल पास अवे सून, उनकी मृत्यु जल्द हो जाएगी। एट दिस, इस पर द पोएटेस गेट्स स्केयर्ड ऑफ द थॉट्स, इस विचार से जो पोएटेस हैं वो डर जाती हैं, भयभीत हो जाती हैं। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, कहीं पर नहीं मिलेगा, ये बहुत ही जेन्युइन सेंट्रल आइडिया है, बहुत ही मजेदार है, बड़ी मेहनत से मैंने इसको बनाया है। इसको ही याद करिए और इसको ही लिखिएगा बेटा, सबसे अलग जब लिखेंगे तो सबसे अलग आपको मार्क्स भी मिलेंगे, एक भी मार्क्स इसमें आपका कटने वाला नहीं है। एक से दो बार आप पढ़ेंगे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि ये लाइंस आपको लर्न हो जाएंगी, बिकॉज यहां पर बहुत सिंपल लाइंस लिखी गई हैं, वर्ड मीनिंग सिंपल है, आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। बट टू कम आउट फ्रॉम दिस नेगेटिव थॉट, लेकिन इस नकारात्मक विचार से बाहर आते हुए, सी लुक्स आउटसाइड ऑफ द कार, वो कार से बाहर की ओर देखती हैं, एंड द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ एक्टिविटी, और वो देखती हैं कि जो बाहर का संसार है वो पूरी तरह से क्रियाकलापों से भरा हुआ है। द यंग ट्रीज सीम रनिंग फास्ट, उनको लगता है कि छोटे पेड़ हैं ये बड़ी तेजी से दौड़ रहे हैं। चिल्ड्रन लुक वेरी हैप्पी, बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। दे आर प्लेइंग हैप्पीली, वो खुशी खुशी खेल रहे हैं। एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर सी लुक्स अगेन एट हर ओल्ड मदर, वो अपनी वृद्ध मां की और दोबारा देखती हैं। सी फील्स पेन्ड एट लुक एट द कलरलेस, जब वो कलरलेस और पीले चेहरे को अपने मां के देखती हैं तो उन्हें बहुत कष्ट होता है। बट हाइडिंग हर टीयर्स, लेकिन अपने आंसुओं को छिपाती हुई। द पोएटेस सेज, पोएटेस कहती हैं, सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्द मिलेंगे। समझ आया, यस और नो? अब ये याद करने में दिक्कत है क्या, दे आर प्लेइंग हैप्पीली, कौन, बच्चे, कि ये तो याद कर सकते हैं ना आप लोग, चिल्ड्रन लुक वेरी हैप्पी, बच्चे खुश दिख रहे थे, दिख रहे हैं, ये नहीं याद कर पाएंगे आप 12th क्लास में आने को, बताओ। तो ये सेंट्रल आइडिया बच्चों है, आप इसे आज, अब बच्चे पूछेंगे सर नोट्स कैसे बनाना है, तो बता रहा हूं, सेंट्रल आइडिया अपनी कॉपी में लिखना, जैसे मैंने बताया है। बस एक चीज और बता देता हूं, उसको भी याद रखना है बेटा, हेडिंग डाल देना वहां पर जब कॉपी में लिखा जाएगा, 1 मिनट। हेडिंग आपको क्या डालना है मैं यहां पर आपको बता देता हूं, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। आज ही ये काम करना है या तो कल, बस इसके अलावा नहीं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, और जिस पोयम का आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं उसका नेम ब्लैक पेन से। इसके बाद ये पूरा सेंट्रल आइडिया आपको एज इट इज अपनी नोटबुक में कॉपी में लिखना है, कोई भी बच्चा इसे भूलेगा नहीं, ठीक है, जो भूलेगा उसे बना दिया जाएगा भूला, ठीक है। तो ये था सेंट्रल आइडिया, बताइए आप इसी तरह अपनी कॉपी में लिखेंगे, चैट बॉक्स में इंतजार आप लोगों के मैसेज का, इसी तरह लिखना है, इसी तरह याद करना है, ठीक है। अब मैंने दूसरी चीज भी की है इसके लिए बेटा, ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक बार आप अगर चाहें, एक बार अगर चाहें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, कोई जरूरी नहीं है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर नहीं करना चाहते हैं, टू द पॉइंट जाना चाहते हैं तो आप टू द पॉइंट जा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। डन है बेटा?
डन है बच्चों? यस सर डन है, ठीक है। डाउट बच्चों बिल्कुल लास्ट में, अभी कोई डाउट, आराम से पहले पढ़िए, पहले पढ़िए तभी तो डाउट क्लियर होगा। डन करिए, ठीक। अब देखो यहां पर ये समरी मैंने यहां पर लिख दी है आप लोगों के लिए, समरी लिख दी है। समरी में आपको क्या करना है, समरी में केवल चीजों को आपको समझना है, ठीक है। कैसे समझना है कि किस लिए समरी है, क्या इसका कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको मैंने बताया है किसके लिए बच्चों की, ताकि आप थोड़ा सा चीजों को कनेक्ट कर सके। जैसे सेंट्रल आइडिया नहीं याद हो रहा है तो आप सेंट्रल आइडिया में समरी की कुछ लाइंस लिख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन का जब आप आंसर एक्सट्रैक्ट से कर रहे हैं, नहीं समझ आ रहा क्या करना, तो उसकी हिंदी निकाल करके आप समरी से कुछ लाइंस उस पर लिख सकते हैं। तो एक बार इसको गो थ्रू करना है, इसको याद नहीं करना, इसको अपनी कॉपी में लिखना नहीं है। क्या क्या आपकी कॉपी में लिखा जाएगा मैं अभी सब आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। समरी क्या कहती है बच्चों, दिस पोएम फॉलोज अ सिंगल लाइन ऑफ थॉट एंड स्विच्ड बिटवीन द फिजिकल एंड इमोशनल रियलिज्म विद ग्रेट फ्लूइडिटी इन दिस ईदर necessary thought desirable to differentiate the poem in separate segments. The first part of the poem deals with the sensory and emotional experience of the poet persona while traveling in the car, and the second part deals with her experience at the airport before separating from her mother. तो वही चीज है जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट से पढ़ा था, सेम वही है कि ये जो पोएम है 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले जो पार्ट में पोएट्स और उसके माँ के बीच जो रिलेशनशिप उसको बताते हैं, सेकंड में बताते हैं सेपरेशन वाली बात को कि बहुत जल्द उनकी माँ की डेथ हो जाएगी, इस चीज को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बेटा पोल नहीं दिया जाएगा क्योंकि पोल वाले क्वेश्चन आते हैं वो कैब में, लिटरेचर में पोल का कोई काम नहीं है। एमसीक्यूज आपके किस में आते हैं, मैंने कहा था पहली क्लास जिसमें हमने सिलेबस डिस्कशन किया था उसमें जाकर आप देखें, मैंने उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन की है यूट्यूब पर, शायद बैच पे भी होगा क्लास, वो देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग यहाँ पर टाइम पास करने थोड़ी आए, हम लोग यहाँ पर आए हैं आपको 90+ दिलाने। तो 90+ दिलाने के लिए ये तो पता हो कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब मैं पोल पोल यहाँ खेलता रहूं, एग्जाम टाइम आए पता चले पोल का कोई क्वेश्चन नहीं आया, सर आपने क्या पढ़ाया है, यही तो बोलेंगे। तो इस तरह नहीं करना है सब, ठीक है। नहीं बेटा क्लास 12th में पोयम लिखने के लिए नहीं आएगी, ना ही क्लास 12th में आपको समरी लिखने के लिए आएगी, इनका बोर्ड में कोई काम नहीं है, ठीक है। बोर्ड में जिसका काम है वो ये डॉन है बोर्ड में जिसका काम है ये डॉन है। कैसा डॉन, आ जाओ देखो, इस तरह से एक बच्चों एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा जिसे आप स्टैंजा बोलते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका आंसर आपको यहां पर लिखना है। ये देखिए यहां पर ये पूरा दिया है, 2023-25 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आ जाओ, अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से कैसे करना, समझो ध्यान से। अब ये यहां पर लिखा है पहला क्वेश्चन, आप देखिए अगर यहां पर, तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर बच्चों यहां पर गिवन है, कहता है क्या हुआ, कहता है हाउ वाज द पोएट्स मदर कंपेयर्ड, हाउ वाज द पोएट्स मदर कंपेयर्ड, ठीक है। हाउ वाज द पोएट्स मदर कंपेयर्ड, जो पोएट्स की मदर है उनको कैसे कंपेयर किया गया, मतलब उनको कैसे कंपेयर, मतलब क्या तुलना करना, उनकी कैसे तुलना की गई, किस तरह तुलना की गई। तो इसका सिंपल सा आंसर है बेटा, यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिल भी जाए, आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट, ठीक। तो यही आंसर आपको लिखना है, द पोएट्स मदर वाज, कितना सिंपल आंसर मैंने कर दिया है, क्या द पोएट्स मदर वाज लिख दिया, इसके बाद कंपेयर्ड लिख दिया, ठीक। वाज था तो द पोएट्स मदर ये हो गया, इसके बाद यहां पर लिखा ना द पोएट्स मदर, अब ये हो गया वाज, इसके बाद कंपेयर्ड, यहीं से क्वेश्चन में पूरी लाइन आपको लिख देनी, आंसर में, सॉरी आंसर में लिख दी। इसके बाद बस एक चीज ऐड करना, क्या, टू द लेट विंटर्स मून, बताओ कोई दिक्कत है क्या, टू लगाया कंपेयर के साथ टू आता है, किससे कंपेयर किया गया है, टू द लेट विंटर्स मून, ठंडियों में जब चंद्रमा निकलता है देर रात में तो बहुत धुंधला दिखाई देता है, उससे कंपेयर किया, बताओ याद हो जाएगा। ये तो आप चाहें तो अभी यही याद कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक। दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है बच्चों, व्हाट डिड द पोएट फील, पोएट ने क्या फील किया, पोएट को क्या महसूस हुआ। तो सिंपल सी बात है बच्चों, द पोएट फेल्ट दैट
ओल्ड फैमिलियर एक, यही बात बच्चों यहां पर भी लिखी, देख ली, ये देखो फेल्ट लिखा है, फेल्ट के बाद दैट, ओल्ड फैमिलियर एक लिखा है ना, तो यही आपको लिखना था यहां पर। बस थोड़ा सा क्या है, आपको अपनी ग्रामर ठीक करनी पड़ेगी, सेंटेंस आपको अपने ठीक करने पड़ेंगे बस। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, द पोएट फेल्ट दैट, पोएट को महसूस हुआ क्या, ओल्ड फैमिलियर एक, पुराना डर, ठीक है, पुराना जाना माना अपना डर या दर्द। अगला क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, व्हाट डिड द पोएट डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, फेयरवेल पे विदाई, जब पोएटेस अपनी मां के साथ एयरपोर्ट पहुंची और वो वहां से विदा ले रही थी अपने मां से, तो उन्होंने क्या किया ये आपको बताना है, कुछ नहीं करना। एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, ये आपको लाइन ऐड करनी है अपने मन से, क्या, एट द टाइम ऑफ फेयरवेल द पोएट, क्या लिखा है, द पोएट सेड, पोएट ने कहा, क्या कहा था, जो कहा था लिख दो भाई, क्या कहा था प्यारे बच्चों, ये देखो आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, इसके बाद क्या किया, एंड स्माइल, एंड स्माइल यहां पर थोड़ा बनाकर लिख दिया गया, एंड केप्ट स्माइलिंग, अगर आप चाहें तो पूरा लिख देते, सी यू सून अम्मा ऑल, अब यहां पर पोएट के लिए सी डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये चाहें तो आप यहां पर लिख सकते थे। ठीक है बेटा, क्लियर है कहानी, बताओ जल्दी से, आया समझ में, मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोगों को चीजें बिल्कुल समझ में आ जाए, जब आप नोट्स बनाएं तो अच्छे से नोट्स आप बना लें। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये नेक्स्ट स्टैंजा था। चलो बच्चा पहले इसको क्लियर करते हैं, जो 2 बार आया था इंपॉर्टेंट था, आपसे पूछ लेते हैं क्या कहते हैं। ये नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल नोट्स बनाने हैं आपको, ये सारे नोट्स आप बनाएंगे जो बता रहा हूं, मैं सब बताऊंगा आपको क्या क्या नोट करना है। सर हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा बेटा, हैंड रिटन नोट्स डोंट वरी। इज इट क्लियर, यस और नो? नहीं, इसमें बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसमें एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी तरह से एक स्टैंजा आएगा, एक्सट्रैक्ट आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, डायरेक्ट कोई शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे ऐप पर, चैप्टर नंबर 1 के नोट्स आपको मिले हैं नहीं, एक बार मुझे बता दीजिएगा। चलो आगे चलते हैं। अब इसी तरह से एक स्टैंजा और यहां पर आया, देखो ये स्टैंजा यहां पर आया है, ये अलग स्टैंजा है लेकिन क्वेश्चन उसी में आगे बढ़ा दिए गए हैं। कहता है वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, पोएट ड्राइविंग करके कहां जा रही थी, हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, और उनके बगल में कौन बैठा था। बेटा बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, इसको तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, स्टैंजा गिवन हो ना गिवन हो, एक्सट्रैक्ट गिवन हो ना गिवन, डजंट मैटर, आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। तो आपको यहां पर क्या लिखना है, देखो सिंपल सा, द पोएट वॉज ड्राइविंग टू कोचीन, जो पोएट है वो ड्राइविंग कहां कर रहे हैं, कोचीन एयरपोर्ट। द पोएट वॉज ड्राइविंग टू कोचीन एयरपोर्ट, पोएट जो थी वो कार चला करके कोचीन एयरपोर्ट की ओर जा रही थी। फिर क्या लिखना है, द पोएट्स मदर वॉज, जो पोएट की मम्मी थी, सिटिंग बिसाइड हर, उनके बगल में बैठी हुई थी। बताओ भाई ये कितने बच्चे कर लेंगे, कितने बच्चे कर लेंगे बेटा, बताओ, मिल गया है, गुड, वेरी गुड। एक जो नोट्स मिला है उसको अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, या आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, टैब से पढ़ सकते हैं, तो वहीं से पढ़ लिया करिए उसको एक बार। चैप्टर 1 के नोट्स नहीं मिले, ठीक है, अभी बात करता हूं मैं, अभी बात करता हूं, कर लेंगे ना। चलो आगे आ जाओ, अरे आप ही के लिए हैं बेटा हम, कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाओ, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर, पोएट ने अपने माँ की ओर क्या नोटिस किया, माँ को देखा तो उन्हें कैसा फील हुआ, क्या भैया बिल्कुल सिंपल था ये भी। कहता है यहां पर क्या, व्हेन, जब, द पोएट लुक्ड एट हर मदर, जब पोएट ने अपने माँ की ओर देखा, सी वाज डोजिंग, तो वो ऊंघ रही थी, मतलब झपकी मार रही थी वो, ठीक है, एंड हर माउथ वाज ओपन, और उनका चेहरा क्या था बच्चों, खुला हुआ था। सिंपल सी बात लिखनी थी, कोई इतना टेंशन इसमें नहीं लेना है। Which figure of speech is used in the line as and like that? अब ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, समझो।
बहुत बच्चों को फिगर ऑफ स्पीच को लेकर बहुत बड़ा हवा बना दिया जाता है। बहुत से टीचर्स होते हैं बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, ये है वो, बेटा सब ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि जब से न्यू सिलेबस अपने यहाँ आया है उसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड कोई डेफिनेशन नहीं देनी है, कोई डेफिनेशन हमको नहीं देना है, ना हमको कोई एग्जाम्पल देने हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमें स्टैंजा में मिलते हैं, उन्हीं स्टैंजा में एक लाइन दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो जहां जहां जिस जिस पोयम में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ होगा मैं आपको वो जानकारी देता रहूंगा, आप उसको नोट करते रहिएगा। इस तरह से आपका फिगर ऑफ स्पीच का डर आपसे दूर हो जाए। कैसे, आइए देखते हैं। कहता है कि अब जैसे यहां पर उसने एक लाइन दे दी, एक लाइन अपने को पूछी है बेटा कौन सी, एस एन लाइक दैट। ये लाइन बच्चों हमें यहां पर स्टैंजा में देखने को मिलेगी। कहा स्टैंजा में देखने को मिल रही है, यहां पर लिखा एस एन लाइक दैट। वो हमसे पूछ रहा है बच्चों कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। बहुत बच्चों को फिगर ऑफ स्पीच पता है इसमें कि कौन सा यूज हुआ है, बिल्कुल सही, बट उन्हें लिखने का तरीका नहीं पता किस तरह से लिखें कैसे। तो कैसे लिखना है आइए जानते हैं। आपको कैसे लिखना बता देता हूं। इसी तरह लिखना जैसे मैं बता रहा हूं, कोई गलती नहीं करना, नहीं तो फिर गलती अगर करेंगे तो आपके मार्क्स कम आएंगे, तो बाद में मुझसे मत बोलना। क्या लिखना है बेटा, आपको लिखना है द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड, क्या लिखेंगे, इन द लाइन। ठीक है सर, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन एस एन लाइक दैट इट सिमली। सिमली, सिमली को बच्चों हिंदी में हम लोग बोलते हैं उपमा अलंकार। क्या बोलते हैं बेटा, उपमा अलंकार हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह लिखना है। कभी भी किसी भी लाइन का आपको फिगर ऑफ स्पीच लिखना है तो आप यही लिखेंगे, क्या बच्चों, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन। ये याद कर लो, रट लो, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन। अब जो लाइन हो क्वेश्चन में उस लाइन को लिखो, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करो और लिखो इज। अब जो फिगर ऑफ स्पीच हो ब्लैक से लिख दो। सिमली है सिमली, मेटाफर है मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरन, जो भी है उसको आपको लिखना है। कर लेंगे। एक बार सारे बच्चों लिख करके दिखाइए, एक बार मुझे सारे बच्चे लिख करके दिखाएं जरा। सारे बच्चे एक बार लिख के दिखाएं जल्दी से, फटाफट से लिख के भेजिए जल्दी से चैट बॉक्स में। कैसे लिखेंगे, यही सेम, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन, लाइन लिखें एस एन लाइक दैट इट सिमली। यस, कुछ बच्चे लिख करके भेज रहे हैं, देखिए बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब देखो बच्चों, अब मैंने यहां पर सिमली के लिए आपके लिए यहां पर लिख दिया है कि सिमली फिगर ऑफ स्पीच क्या है, क्यों है, ये सब आप यहां देख सकते हैं। डेफिनेशन गिवन है बच्चों, अ सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक एज सो टू क्रिएट अ विविड इमेज और डिस्क्रिप्शन। सिमली एक ऐसा बच्चों फिगर ऑफ स्पीच होता है जो दो अलग अलग थिंग्स को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, और कंपेयर करते समय सो सच लाइक एज का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, यहां पर बहुत सारे एग्जांपल लिखे, एज कूल एज क्यूकम्बर, एज लाइट एज अ फीदर, एज स्टबर्न एज अ म्यूल, एज क्वाइट एज अ माउस, ये सारी चीजें हैं, इसे हम सिमली कहते हैं। ठीक है, अब इस तरह का बच्चों एक और एग्जांपल मैं आपको यहां पर बता देता हूं। क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा था, आंसर भी है, और सारे लिटरेरी डिवाइसेस मैं आपके लिए यहां पर लेके आया हूं। जैसे लिटरेरी डिवाइस के हम लोग बच्चों बात करते हैं, टोन, टोन कैसी हमारी पोएम की है बच्चों, ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्टिव एंड कैसी है, सैड पोएम है। ठीक है, सैड पोएम बोल सकते हैं, इमोशनल पोएम बोल सकते हैं, कोई पूछता है। राइम स्कीम बच्चा है नहीं, फ्री वर्स में पोएम लिखी गई, इसमें कोई राइम नहीं, राइम मतलब होता है तुकबंदी। ठीक है, इसमें कोई तुकबंदी नहीं है। इसके बाद इंजैबमेंट का मतलब मैंने वही जो आपको पहले बताया था, द एंटायर पोएम इज रिटन एज अ सिंगल सेंटेंस पंक्चुएटेड बाय कॉमास। यहां पर जो पोएम बच्चों एक सेंटेंस में लिखी है, अगर आपके पास बुक है तो चेक कर लीजिएगा, फुल स्टॉप बिल्कुल लास्ट में लगा है, कहीं पर भी पोएम के मिड में कोई फुल स्टॉप नहीं है, केवल कॉमा लगा लगा करके लाइंस को सेपरेट किया गया है, इसीलिए इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं इंजैबमेंट। ठीक है, इसके बाद फिर से वही लिटरेरी डिवाइसेस की बात करूंगा, जहां पर डिस्कस हम लोग करने वाले हैं किसका बच्चों, फिगर ऑफ स्पीच का। जैसे हमने यहां पर देखा, स्टैंजा नंबर 1 में एक लाइन आपको मिलेगी, हर फेस एस एन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स या
पर्पस यहां पर यूज हुआ है सिमली। स्टैंजा नंबर 3 पर में एक लाइन मिलेगी आपको, एज अ लेट विंटर्स मून, इस लाइन पर भी यूज हुआ है बच्चों कौन सा, सिमली। बोथ ऑफ दीज एक्सप्रेशंस इंडिकेट द ओल्ड एज एंड लैक ऑफ विटेलिटी इन द पोएट्स मदर। ये जो दोनों एक्सप्रेशन है बच्चों इंडिकेट करते हैं किसको, ओल्ड एज को, और क्या बताते हैं, लैक ऑफ विटेलिटी मतलब शक्ति की कमी, सामर्थ्य की कमी, किस पर, इन द पोएट्स मदर, मम्मी की, जो पोएट की मम्मी उनके अंदर शक्ति का सामर्थ्य नहीं है। तो इस तरह से आप यहां नोट कर सकते हैं, इन लाइन को बस याद कर लो, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा, लिख लो। इन लाइन में जो सिमली अगर आएगा पोएम नंबर 1 से तो यही आएगा, स्टैंजा 1 स्टैंजा 3, दैट्स इट, टाटा बाय बाय, नहीं आएगा। अगर मैं बात करता हूं बच्चों नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस की, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। ये आपको कहां मिलने वाला है, पढ़ा था ना अभी क्या, स्टैंडर्ड 2 में, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। जब बच्चों पर्सोनिफिकेशन का मींस होता है जब कोई नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग की तरह काम करती है तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे मैंने आपसे कह दिया प्यारे बच्चों, क्या, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, बताओ लव इज ब्लाइंड में क्या है बेटा, लव इज ब्लाइंड में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, आप बोलेंगे सर पर्सोनिफिकेशन। अंधे होने का काम किसका है, लिविंग थिंग का, लेकिन यहां तो प्यार अंधा हो गया तो क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। पेड़ का काम है क्या, दौड़ना, दौड़ने का काम किसका है, पर्सन्स का, लेकिन वहां पर पेड़ दौड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। रेपिटेशन का मींस होता है जब कोई वर्ड बार बार रिपीट होता है तो वहां पर रेपिटेशन हो जाता है। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, बार बार एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है, जुड़ा है, तो इसे हम लोग बच्चे को, बस इसके अलावा कोई लिटरेरी डिवाइस नहीं आएगी। जो सर ने बोल दिया बोल दिया, बाबा ने जो बोल दिया बच्चों बोल दिया, इनको पढ़ लेना बस। अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ, बात करते हैं किसकी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, किसको मैंने खाली छोड़ दिया है, इसका आंसर आप प्यारे बच्चों देंगे। राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट फ्रॉम विच द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। और मैं आपको बता देता हूं, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो हर एक पोएम से पूछा जाता है, हर एक पोएम में आता है ये, ज्यादातर ये सेंटेंस जो है ये क्वेश्चन वाला, ये हर एक स्टैंजा में पूछा जाएगा, जो भी एग्जाम में आएगा 99% एक क्वेश्चन आपको मिलता है। और पता है क्वेश्चन कितने का होता है बच्चों, 2 मार्क्स का। तो ये 2 नंबर आपकी जेब में आ सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें। लिख के दिखाओ जल्दी से मुझे। नहीं, डेफिनेशन किसी की नहीं आएगी, ना तो सिम्बली की डेफिनेशन आएगी, ना पर्सोनिफिकेशन की। फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन केवल ऐसे ही आएंगे जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस बाकी कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइन दे दी जाएगी और पूछ लिया जाए इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, मैं आपको सब बताता चलूंगा। ये अगर आप क्लास अच्छे से अटेंड करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आपको फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन बिल्कुल भी हलवा लगेगा, ना डरना है ना कुछ, सब इसी से हो जाएगा। माई मदर, ऐसे लिख के आएंगे आप एग्जाम में, एग्जाम में बच्चों आप ऐसे लिख करके आएंगे, सर की नाक कटाएंगे, एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। इस तरह लिखेंगे तो 0 मिलेंगे आपको, 0 0, हाँ 0। ऐसे आपको लिखना कैसे मैं बताता हूं, देखिए। माई मदर एट 66, इस तरह लिखिए, माई मदर एट 66 इज द नेम ऑफ द पोएम, ठीक है। एंड इसके बाद क्या लिखेंगे, एंड, ठीक। ठीक है, एंड के बाद क्या लिखेंगे बच्चों, कमला दास इज द पोएट फ्रॉम विच द above extract has been
टेकन। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ये स्ट्रक्चर आपको यूज करना है, तब आपको इसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्या लिखेंगे? माई मदर एट 66 इज द नेम ऑफ द पोएम एंड कमला दास इज द पोएट फ्रॉम विच द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। अब जैसे मैंने कहा, यहां पर जैसे आपने पोएट लिखा है तो आप यहां पर पोएटेस भी लिख सकते हैं, क्योंकि पोएट्री में ऐसा कोई रूल नहीं कि पोएट की जगह पोएटेस लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इतना ज्यादा पैनिक नहीं होने कि सर आपने पोएट लिख दिया है, मैंने पोएटेस लिखा है तो मेरा गलत है क्या? आपका भी सही है, जिसने पोएट लिखा उसका भी ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो बच्चों, इस तरह से आज की क्लास हम लोगों की कंप्लीट होती है। अब मैं समरी आपको बता देता हूं, उस पूरे क्लास की समरी क्या है देख लेते हैं। वी हैव रेड, क्या लिखा बच्चों? वी हैव रेड पोएम 1 इन दिस क्लास। इस क्लास में हमने पोएम नंबर 1 पढ़ ली है। वी हैव लर्न हाउ टू राइट अ सेंट्रल आइडिया, हमने इस क्लास में सीखा है कि किस तरह से सेंट्रल आइडिया लिखना है। वी हैव रेड इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस विद फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, ये समरी डन है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों किसकी? होमवर्क की, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। होमवर्क में हमेशा आपको ऐसा दूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो प्लीज प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऑर्डर नहीं दे रहा हूं, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि होमवर्क जरूर करिएगा, भले ही 1-2 दिन में करें, बट करिएगा जरूर। इतना कम होमवर्क मिलेगा जिसको आप आराम से कर सकते हैं। पहला है लर्न द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इस सेंट्रल आइडिया को आपको बच्चों आज ही लर्न करना है, किसी भी तरह से, आज या कल। कैसे लर्न करेंगे? लिखते समय, जब आप इसे नोटबुक में लिख रहे होंगे तब ये आपको लर्न हो जाएगा। दूसरा तरीका है, एक बार कल इसको रिवीजन जरूर करिएगा। मंडे और ट्यूसडे आपको इंग्लिश का टर्न मिला है, तो कम से कम 2 दिन आपको इंग्लिश ही पढ़ना है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, तो इन चीजों को आपको परमानेंट करना है। बताओ भाई, बढ़िया, डन है? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा आपके डाउट जो है उनको ले लेता हूं। क्या कहते हैं भाई, डाउट ले लें? सर लिटरेरी डिवाइसेस का हिंदी मीनिंग क्या है नैन्सी? बेटा, लिटरेरी डिवाइसेस का हिंदी मीनिंग होता है, जैसे साहित्यिक चीजें होती है ना, काव्य सौंदर्य जिसे आप बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में बोलते हैं ना काव्य सौंदर्य, तो इसे भी इंग्लिश में हम काव्य सौंदर्य बोलते हैं। ठीक है बेटा। सर फिगर ऑफ स्पीच कैसे लिखना है? बेटा रवि कुमार अग्रहरी, आई होप आपके डाउट का आंसर आपको मिल चुका होगा, पहले ही मैंने इसको बता दिया है। ठीक है, अभी लिटरेरी डिवाइस का क्या होता है सर जी? मानसी जायसवाल, अगर आपको लिटरेरी डिवाइसेस में दिक्कत हो रही तो केवल आप ये जान लीजिए कि एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच है, जैसे आप हिंदी में काव्य सौंदर्य यूज करते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में भी फिगर ऑफ स्पीच अलंकार है। वो हर एक पोयम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, किसी किसी पोयम में आता है, उसके लिए मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है सर, पार्ट्स ऑफ स्पीच प्लीज करा दो। बेटा कौन है? कौशल किशोर। प्लीज बच्चों ये मत करो, जिस दिन जो पढ़ाया जाए उस पर फोकस करो। पार्ट ऑफ स्पीच भी आएगा, डोंट वरी, जो चीज जरूरी है सब आएगा। सर पोएटिक डिवाइसेस क्या होता है शिखा? आई होप आपको इसका भी आंसर मिल चुका होगा, मैंने अभी अभी इसका रिप्लाई किया है। द पोएम हैज बीन टेकन फ्रॉम माई मदर एट 66 दैट कंपोज्ड बाई फेमस पोएट्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कौन है? अक्षरा सिंह। सैल्यूट करते हैं सर आपको, बहुत अच्छे बेटा, आप लिख सकते हैं इस तरह से, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, वेरी नाइस। सर एक बार फिर से बता दीजिए, आकाश यादव, आपके पास क्लास हमेशा रहेगी बेटा, एक बार प्लीज रिवाइंड करके देख लीजिएगा, बढ़िया आपको मजा आ जाएगा। तमन्ना कुमारी, when we write the answer of the extract like this type of question, the poet is female, so we have to use poet or poetess। बेटा ये भी मैंने डिस्कस किया था, आई होप इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। तमन्ना, डोंट बी पैनिक, पैनिक नहीं होना है। पोएट्स का भी यूज कर सकते हैं आप, पोएटेस का भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में दिया है, उस क्वेश्चन पेपर में अगर उसने पोएट यूज किया है तो आंसर में हम पोएट का यूज करेंगे, और अगर उस क्वेश्चन पेपर में उसने ऑलरेडी पोएटेस का यूज किया है तो फिर हम आंसर में भी पोएटेस का यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में पोएट लिखा है तो हम उसको सुधारेंगे नहीं, हम उसको आंसर में भी पोएट ही रखेंगे। क्लियर है? डन है? दूसरे बच्चे भी समझ जाए। हाँ विजय जी, आपका भी आंसर मिल गया है, ठीक है, डन है। सिमली क्या होता है सर? हम आज तक नहीं जानते, प्लीज बताइए। सौरभ बता दिया, सिमली बच्चों उपमा अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, सर ये आएगा, बिल्कुल आएगा। रवि कुमार अग्रहोत्री, अंशिका जायसवाल, सर आप ही बता दीजिए पूरे क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल बेटा। लिटरेरी डिवाइसेस का हिंदी मीनिंग बेटा सिद्धार्थ बता दिया है, काव्य सौंदर्य होता है।
नोट कर सकते हैं, बिल्कुल नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर फिगर ऑफ स्पीच बच्चों अलंकार होता है, अलंकार जैसे हिंदी में होते हैं ना, उसी तरह से। हाँ बिल्कुल, ये देखो क्वेश्चन अच्छा महिमग, सर बस इस चैप्टर में सिमली आएगा और कोई नहीं। बेटा इस चैप्टर मैंने आपको दो बताए, इस चैप्टर में मैंने आपको यहां पर ये दिए हैं ना, उसी तरह से मैं हर पोयम में आपको लेकर के आऊंगा, हर पोयम लेकर के आऊंगा। अगर इस चैप्टर से आएगा तो ये लाइन आएगी सिमली वाली, या तो ये लाइन आएगी, और अगर आएगा तो पर्सनिफिकेशन आएगा, बस यही पूछे जाएंगे, इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं। इसी तरह दूसरी पोयम में जो जो पूछा जाएगा उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटा? महिमा क्लियर है बेटा? सर ये सब पोएट्री ब्यूटी में बिल्कुल सृष्टि बेटा, बिल्कुल। सर सिमली की डेफिनेशन भी याद करनी है क्या, और बाकी सब फिगर स्पाच की भी? एस त्यागी, नहीं बेटा डेफिनेशन आपको नहीं याद करनी है, डेफिनेशन डायरेक्ट आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, कूल, ठीक है? इसीलिए बोलता हूं कि मेरी बातों को पहले सुना करो, फिर आप अपने डाउट पूछा करो। और मैंने ये सिलेबस डिस्कशन ब्रिज कोर्स में भी बताया है कि अच्छे स्टूडेंट की एक ये पहचान होती है कि पहले वो टीचर की बात को अच्छे से सुनता है। अगर आप अच्छे लिसनर हैं तभी आगे चलकर आप अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। तो पहले चीजों को सुने, समझे, फिर डाउट है तो पूछे। कोशिश मेरी ये रहती है कि डाउट ना रहे, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे को कहां पर डाउट। सर नोट कैसे मिलेगा? बेटा नोट आपको ऐप पर मिलेगा, ठीक है, मिल जाएगा। हिंदी में अर्थ कैसे निकालना है? रवि कुमार अग्रही, बेटा आप लेट ज्वाइन किया था क्या आपने क्लास को? मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है लाइन बाय लाइन, आपने देखा होगा शायद। सर इतना बड़ा सेंट्रल आइडिया दिलीप, बेटा बड़ा सेंट्रल आइडिया नहीं है, जब आपको एक बार याद हो जाएगा तो आप लिख लेंगे। पोयम बड़ी है, सेंट्रल आइडिया बड़ा होगा, पोयम छोटी होगी तो सेंट्रल आइडिया बड़ा होगा। सर कैसे पहचान पाएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है? शशांक शुक्ला बताया तो बेटा, जो मैंने लाइंस आपको बताई हैं वो लाइंस में हर एक लाइन में सो और एज का यूज हुआ है, इसलिए फिगर ऑफ स्पीच है। जहां पर लिविंग थिंग, सॉरी नॉन लिविंग थिंग की तरह काम करेगी, वहां पर पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। लव इज ब्लाइंड, ट्रीज इज स्प्रिंटिंग, समझ गए? दिव्यांश का भी यही क्वेश्चन है, बता दिया बेटा, ये भी हो जाएगा। अब ये कैसे पता करना है मैं आपको बताता तो चल रहा हूं बेटा कि सो और एज आएगा तो फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, ठीक है? अब जैसे देखो, एक मिनट, अब यहां पर देखो क्या लिखा था, लाइक वर्ड था यहां पर, इसकी वजह से क्या हो गया आपका सिमली हो गया। यहां पर क्या वर्ड आया बच्चों? एज, जिसकी वजह से क्या हो गया सिमली। और ये डेफिनेशन भी इसलिए मैंने यहां पर आपको दे दी है सिमली। क्या, कहां गया वो, कहां गया, अभी बताता हूं। लिखा है, पढ़ो, थोड़ा ध्यान दो चीजों को बेटा, जल्दबाजी ना करो। यहां पर ये देखो, स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स। देखो लाइक आ जाए कहीं पर, एज आ जाए कहीं पर, सो आ जाए कहीं पर, अगर किसी भी पोयम की लाइन में इन तीनों में से कोई वर्ड आपको दिखता है तो समझ जाना वो सिमली हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सिमली हो जाएगा, ठीक है? फिगर ऑफ स्पीच से फिर मैं बोल रहा हूं बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते तो क्यों आप परेशान है? सर क्लास वन शॉट में क्यों आ रही है? कहां बेटा वन शॉट में क्लास आ रही है? अब पोयम के लिए दो पार्ट में आएगी क्या? एक ही पार्ट पोयम पढ़ा दीजिए करण। अखंड पाल, ब्यूटी युथ एंटोनियम बता दीजिए। ये एंटोनियम सिनोनियम्स की क्लास चल रही है, जो पढ़ाया जा रहा है बेटा उस पर फोकस करो प्लीज, ठीक है? ये जो ब्यूटी वर्ड है बेटा, ब्यूटीफुल का भाई है, अगलीनेस हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा बच्चों? अगलीनेस। अगर ब्यूटीफुल होता तो उसका एंटोनियम अगली होता, लेकिन यहां पर जो ये ब्यूटी वर्ड है ये एक नाउन है, तो नाउन का एंटोनियम नाउन ही देगा, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे बच्चों? अगलीनेस, ठीक है? ये फोटो कहां से ली? अरे भाई संजीव के डाउट है, फोटो कहां से ली, पढ़ ले बेटा। विशाल रिपीट की स्पेलिंग सही लिखिए, ट्रांसलेशन करना कब सिखाएंगे? सब कुछ होगा बेटा। सर एनडीए का ड्रीम है बच्चों। माई मदर एट 66, इसके राइटर कमला दास हैं। बेटा एक चीज और याद रखिएगा आप लोग कि जैसे हम लोग बात करते हैं पोएट्री में राइटर की, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोएट बोलते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कंपोज्ड बाई,
क्या बोलते हैं, कंपोज्ड बाई, या क्या बोलते हैं उसको बच्चों हम लोग, कंपोजर बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप चीजें आपको समझ आ गई होंगी, कई सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। प्लानर आपके पास है, प्लानर में चेक करिएगा कौन सा कैसा है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़े। बिल्कुल सर, आगे बढ़िए, क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। आई होप ये क्लास बढ़िया लगी होगी, और अगर थोड़े बहुत भी मन में अगर आपके डाउट्स हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, आप उनको एक बार साइड में करिए, एक बार फिर से इस क्लास को देखिए, कोई बड़ी क्लास नहीं, 1.25 की स्पीड सेट करिए और आराम से देखिए, नेट भी कम कंज्यूम होगा, आराम से आप देख सकते हैं। फिर एक बार देखिएगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक अलग ही फॉर्म में आपको नजर आएगा। ठीक है बच्चों, तो बाय बाय प्यारे बच्चों, बाय 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 प्यारे बच्चों, बाय 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 बाय, थैंक यू सो मच। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। तब तक के लिए सब बच्चों से नमस्ते, नमस्कार, चाचा, बाय बाय, टेक केयर। हमेशा इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपने मम्मी पापा के लिए आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, और कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी, मजा आया, यस और नो, एनर्जेटिक क्लास थी या नहीं। सारी चीजों के आंसर्स कमेंट बॉक्स में आपको देने हैं। तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए